Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 12 August 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, Universal Immunization Program included. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में किसे इंक्लूड किया जाता है? इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज, इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन, ऑल काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन. The right answer is option C. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हम प्रेग्नेंट मदर और चिल्ड्रन अंडर 5 years दोनों को ही इंक्लूड करते हैं. तो इन दोनों को बताने वाला ऑप्शन सी है. प्रेग्नेंट मदर्स एंड चिल्ड्रन बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग represents lead 3 of electrography. इलेक्ट्रोग्राफी प्रोसीजर के दौरान लीड 3 का प्लेसमेंट किसके बीच होता है? राइट लेग से राइट आर्म के बीच, लेफ्ट लेग से लेफ्ट आर्म के बीच, राइट लेग से लेफ्ट आर्म के बीच, या फिर लेफ्ट लेग से राइट आर्म के बीच. The right answer is option B. Left leg to left arm is the correct choice. जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी प्रोसीजर करते हैं तो उसमें जो लीड्स इस्तेमाल की जाती हैं वो टोटल 3 लीड्स होती हैं. टोटल 3 लीड्स आर देयर. इन लीड्स को आप बाइपोलर लिम्ब लीड या फिर स्टैंडर्ड लिम्ब लीड के नाम से भी जानते हैं. आप चाहें तो इसे नोट कर लें. इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी ये आपसे पूछा जा सकता है. बाइपोलर लिम्ब लीड या फिर इसे आप स्टैंडर्ड लिम्ब लीड के नाम से भी जानते हैं. जैसे कि नाम से आप समझ पा रहे हैं, बाइपोलर लिम्ब लीड, लिम्ब का मतलब होता है एक्सट्रीमिटी, यानी पेशेंट के हाथ और पैर. इनमें अगर कोई लीड आपस में लगाई जा रही है, हाथ पैरों के बीच कोई लीड आपस में लगाई जा रही है, तो वो लीड बाइपोलर लिम्ब लीड या स्टैंडर्ड लिम्ब लीड कहलाती है और इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी प्रोसीजर में किया जाता है. आइए इन तीनों लीड्स के बारे में जान लेते हैं. इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए यहाँ पर हम एक पेशेंट ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज़ द पेशेंट और इस पेशेंट में हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी चेक करना है. इस पेशेंट में हम सबसे पहले लिम्ब लीड 1 कहाँ कनेक्ट करते हैं इसे देखिएगा. पॉजिटिव टर्मिनल टू लेफ्ट हैंड एंड नेगेटिव टर्मिनल एट राइट हैंड बिटवीन बोथ हैंड्स. पेशेंट में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जो फर्स्ट लीड है वो दोनों हाथों के बीच में लगाई जाएगी और इस लीड का जो पॉजिटिव सिरा है वो लेफ्ट साइड में और नेगेटिव सिरा राइट हैंड में लगाया जाएगा. अब हम बात करते हैं टाइप 2 लीड की. पॉजिटिव टर्मिनल एट लेफ्ट लेग एंड नेगेटिव टर्मिनल एट राइट हैंड. इस सेकंड लीड का जो पॉजिटिव सिरा है वो पेशेंट के लेफ्ट लेग में लगाया जाएगा और जो नेगेटिव सिरा है वो एज यूजुअल पेशेंट के राइट हैंड में लगाया जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड लिम्ब लीड की. पॉजिटिव टर्मिनल
to left leg and negative terminal to left hand। यहाँ पर राइट लेग के अंदर पॉजिटिव पार्ट रहेगा इस लीड का और नेगेटिव पार्ट लेफ्ट हैंड के अंदर रहेगा। इस प्रकार से आप इस डायग्राम के थ्रू इसे याद रख सकते हैं। पेशेंट में आपने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए 3 लीड्स कनेक्ट की हैं। इन तीनों लीड्स को आप स्टैंडर्ड लीड या बाइपोलर लिम्ब लीड के नाम से जानते हैं। पहली लीड का प्लेसमेंट दोनों हाथों के बीच में होता है। लेफ्ट हैंड के साइड पॉजिटिव एंड और राइट हैंड के साइड नेगेटिव एंड रहेगा। और सेकेंड लीड का प्लेसमेंट राइट हैंड और लेफ्ट लेग के बीच में रहेगा। लेफ्ट लेग में पॉजिटिव सिरा और राइट हैंड में नेगेटिव सिरा रहेगा। और जो थर्ड लीड है वो लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड के बीच प्लेस की जाएगी। इस लीड का पॉजिटिव सिरा लेफ्ट लेग में और नेगेटिव सिरा लेफ्ट हैंड में रहेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विक्स डेवलप्स फ्रॉम। यूट्रस का नेक वाला पार्ट सर्विक्स किससे डेवलप होता है? वॉल्फियन डक्ट, मीसोनेफ्रॉन्स, मुलेरियन डक्ट, मेटानेफ्रॉन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The right answer is option C, मुलेरियन डक्ट। सर्विक्स का डेवलपमेंट मुलेरियन डक्ट द्वारा होता है। जब बच्चा एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है यानी कि 14 डेज से लेकर 8 वीक की एज के दौरान होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है, उस दौरान बाइलेटरल मुलेरियन डक्ट का निर्माण होता है और इसी डक्ट के द्वारा यूट्रस, वेजाइना और फैलोपियन ट्यूब का निर्माण किया जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, मुलेरियन डक्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड में बाइलेटरल डक्ट के रूप में डेवलप होती है और इस डक्ट के द्वारा यूट्रस, वेजाइना और फैलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्फियन डक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। इसका निर्माण भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है और इसके द्वारा डक्टस एपिडिडाइमस, डक्टस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, पेल्विस ऑफ किडनी, यूरेटर आदि का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 कलर कोड्स फॉर बैग इन BMW आर। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के अनुसार कौन से 4 कलर के बैग इस्तेमाल किए जाते हैं? येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लू, वाइट, ब्लैक, येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो, रेड, वाइट, ब्लू। प्रीवियस वीडियोस में भी हमने इसे इंक्लूड किया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। The right answer is option D, correct here। 2016 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट में बदलाव किए गए थे, अमेंडमेंट किया गया था और इस बदलाव के बाद इस कॉन्सेप्ट से ब्लैक कलर को, ब्लैक बैग को रिमूव कर दिया गया और इसकी जगह पर वाइट बैग को ऐड कर दिया गया। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे अब पूछा जाए कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से कलर इंक्लूडेड हैं, तो येलो, रेड, ब्लू एंड वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट who is admitted with urethral colic and hematuria. The client also has stage 1 hypertension and is overweight, the decrease of which clinical indicator associated with client's status should the nurse be most concerned about this time. आप किसी ऐसे क्लाइंट की केयर कर रहे हैं जिसे यूरेट्रल कॉलिक,
हिमेचूरिया, हाइपरटेंशन, ओवरवेट जैसी कंडीशंस हैं। इस पेशेंट में इन सभी कंडीशंस की प्रेजेंस के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या रहेगी, मोस्ट कंसर्न्ड थिंग क्या रहेगी, ये आपको सेलेक्ट करना है। आपके ऑप्शंस हैं पेन, वेट, हिमेचूरिया, हाइपरटेंशन। इस पेशेंट में इन चारों में से कौन सी कंडीशन या कौन सी चीज़ ध्यान देने योग्य है, सबसे ज़रूरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 पेन। यहाँ पर आई टर्म्स को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहला वर्ड इस्तेमाल किया गया था यूरेट्रल कॉलिक। यूरेट्रल कॉलिक वह कंडीशन होती है जिसमें किसी पेशेंट के अंदर कैल्कुलाई के कारण या फिर यूं कहें कि स्टोन के कारण यूरिनरी ट्रैक्ट में यदि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो ये कंडीशन यूरेट्रल कॉलिक कहलाती है। अगर पेशेंट के यूरिनरी ट्रैक्ट में यानी कि किडनी से लेकर यूरिथ्रा के बीच में कहीं भी पथरी बन जाए, स्टोन बन जाए, तो इस स्टोन की प्रेजेंस के कारण यूरिन के आउटफ्लो में रुकावट आ जाती है और इस रुकावट के कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये कंडीशन यूरेट्रल कॉलिक के नाम से जानी जाती है। जनरली हॉस्पिटल में ये एक इमरजेंसी कंडीशन मानी जाती है क्योंकि इस प्रकार की सिचुएशन में पेशेंट को जो पेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है, असहनीय दर्द होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हिमेचूरिया वर्ड इस्तेमाल किया गया था। हिमेचूरिया वर्ड शब्द का मतलब होता है यूरिन में ब्लड की प्रेजेंस, यानी पेशेंट जितना भी यूरिन थोड़ा बहुत पास कर पा रहा है उसमें ब्लड मौजूद है। तो इन कंडीशंस में सबसे ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट रहेगा पेशेंट के लिए, तो वो आएगा पेन, क्योंकि यूरेट्रल कॉलिक कंडीशन के अंदर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम पेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बाकी सभी ऑप्शंस को इतनी इम्पोर्टेंस यहाँ नहीं दी जाएगी। पेशेंट का वेट बढ़ा हुआ है तो इसे वेट को कम करना ये एक लॉन्ग टर्म गोल है, इसे आप तुरंत नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम नहीं सही मानेंगे। हिमेचूरिया यूरेट्रिक कॉलिक पेशेंट के अंदर जो यूरिन में ब्लड की प्रेजेंस होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में ब्लड होता है, तो ये इतना सीवियर मैटर नहीं है, इसे हम पेन कंट्रोल करने के बाद देख सकते हैं। और हाइपरटेंशन कंडीशन इस पेशेंट में कहीं भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमने इसे सही नहीं माना। सो पेन इज़ द प्रायोरिटी हियर। जब भी आपको किडनी स्टोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें याद रखिएगा पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है और नॉर्मल मेडिसिन से ये पेन नहीं जाता, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर नेम ऑफ विटामिन सी इज। विटामिन सी को आप और किस नाम से जानते हैं? फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज एस्कॉर्बिक एसिड। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए, बेसिक बट इम्पॉर्टेंट। विटामिन B9 को आप फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं और जैसे ही कोई कपल फैमिली प्लानिंग करने जा रहा होता है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने से लगभग 1 महीने पहले उसे हम फॉलिक एसिड टैबलेट्स शुरू करवा देते हैं ताकि होने वाले बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की संभावना खत्म हो जाए या कम से कम हो। विटामिन सी, जिसे आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, ये आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, साथ ही साथ वुंड हीलिंग के लिए भी इसेंशियल माना जाता है।
विटामिन B5 को आप पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। नियासिन, जिसे आप विटामिन B3 या निकोटिनिक एसिड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवेलर यूट्रस is a pathological condition associated with, important for upcoming NORCET exam, कोवेलर यूट्रस किस पैथोलॉजिकल कंडीशन से संबंधित है ये आपको बताना है। पोस्टम प्लेसेंटा, रिवील्ड एब्रप्टियो प्लेसेंटा, कंसील्ड एब्रप्टियो प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है एब्रप्टियो प्लेसेंटा का। एब्रप्टियो प्लेसेंटा वह कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा बच्चे की डिलीवरी से पहले ही अपनी जगह से कंप्लीटली या पार्शली उखड़ जाए, हट जाए, तो ये कंडीशन एब्रप्टियो प्लेसेंटा कहलाती है। इस एब्रप्टियो प्लेसेंटा कंडीशन में पेनफुल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अगर ये ब्लीडिंग वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है तो ये रिवील्ड एब्रप्टियो प्लेसेंटा है, और ये ब्लीडिंग यूट्रस में ही जमा रहती है तो ये कंसील्ड एब्रप्टियो प्लेसेंटा कहलाती है। अब हम समझते हैं कि कोवेलर यूट्रस एग्जैक्टली होता क्या है। कोवेलर यूट्रस, इसे आप यूटेरोप्लेसेंटल एपोप्लेप्सी के नाम से भी जानते हैं। यूटेरोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ कॉज्ड व्हेन हेमरेज फ्रॉम प्लेसेंटल ब्लड वेसल्स सीप्स इनटू डेसिडुअस बैसिलस causing placenta separation followed by infiltration the lateral portion of uterus। बिल्कुल इजी है, ध्यान से देखिएगा इसे। मान लीजिए ये प्लेसेंटा अपने नॉर्मल साइट पर इम्प्लांटेड है। अब किसी वुमेन के अंदर अचानक से जो ब्लड है वो फ्लो करने लगा, इस जगह इकट्ठा होने लगा, डेसिडुआ बैसिलस में इकट्ठा होने लगा। अब इस ब्लड की प्रेजेंस के कारण, इस ब्लड के भार के कारण प्लेसेंटा अपनी जगह से यदि उखड़ जाता है तो ये कंडीशन कोवेलर यूट्रस के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, कोवेलर यूट्रस वह कंडीशन है जिसमें नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा में ब्लीडिंग होने लगती है, जिस ब्लीडिंग के कारण ये प्लेसेंटा अपनी जगह से कुछ हट जाता है, उखड़ जाता है। ये कंडीशन कोवेलर यूट्रस के नाम से जानी जाती है। जब भी आप इस प्रकार की कंडीशन वाले पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको यूट्रस नॉर्मल से साइज में बड़ा और बहुत ज़्यादा टेंस दिखाई देगा, तना हुआ दिखाई देगा। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a multigravida is scheduled for an amniocentesis at 32 weeks gestation to determine LS ratio and phosphatidylglycerol level. The LS ratio is 1:1. The nurse assessment of this data is, किसी 32 वीक्स की प्रेग्नेंट वुमेन में आप एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर करवाते हैं। एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर का मतलब है प्रेग्नेंट वुमेन के यूट्रस में निडल डालकर एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेना। इस सैंपल को लेने के बाद आपको एलएस रेशो 1:1 मिलता है। इस एलएस रेशो की फाइंडिंग से आप क्या डिटरमाइन करते हैं ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, इन्फेंट इज़ लो रिस्क ऑफ कंजेनाइटल एनोमली। एलएस रेशो अगर 1:1 है तो इस बच्चे में कंजेनाइटल एनोमली नहीं हो सकती। ऑप्शन 2, हाई रिस्क ऑफ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ये बच्चा इंट्रायूट्राइन
ग्रोथ रिटार्डेशन के हाई रिस्क पर है। थर्ड ऑप्शन, इन्फेंट इज एट हाई रिस्क फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इस बच्चे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आरडीएस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। या फिर द इन्फेंट इज एट हाई रिस्क फॉर बर्थ ट्रॉमा, इस बच्चे को डिलीवरी के दौरान ट्रॉमा हो सकता है। एलएस रेशो 1:1 होना क्या बताता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जब भी किसी बच्चे में आप एलएस रेशो चेक करते हैं तो ये उस बच्चे के लंग्स मैच्योर हैं या नहीं, इस चीज़ को बताता है। अगर किसी बच्चे के लंग्स मैच्योर हो चुके हैं तो वहाँ पर एलएस रेशो आपको हमेशा 2:1 देखने को मिलेगा। एलएस रेशो अगर 2:1 है, 2:1 है, तो इसका मतलब है बच्चे के लंग्स फुली मैच्योर हैं, बच्चा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आकर लंग्स से खुद रेस्पिरेशन करने में सक्षम है। रिमेनिंग ऑप्शंस एलएस रेशो से संबंधित नहीं है। एलएस रेशो कंजेनाइटल एनोमली को नहीं बताता, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन को नहीं बताता, बर्थ ट्रोमा के बारे में भी ये नहीं बताता। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई, हमारी जो आई होती है, इस आई के सबसे आगे वाला जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है जिसके थ्रू लाइट रेज हमारी आईज के अंदर एंटर होती हैं, इस ट्रांसपेरेंट पार्ट को आप किस नाम से जानते हैं? प्यूपिल, कंजक्टिवा, कॉर्निया, स्क्लेरा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉर्निया। हमारी आँखों में सबसे आगे यानी एंटीरियरली 1/6 पार्ट जो है वो कॉर्निया होता है। आइज़ के अंदर एंटीरियरली 1/6 ट्रांसपेरेंट पार्ट कॉर्निया होता है और यहीं से लाइट रेज आइज़ में एंटर होती हैं और फिर लेंस से होते हुए रेटिना पर फोकस करवाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंटीडोट फॉर हिपेरिन। हिपेरिन जो है एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है और इसे लेने वाले पेशेंट्स में यदि इस ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाए तो एंटीडोट के रूप में कौन सी दवा इस्तेमाल की जाएगी? विटामिन के, प्रोटामीन सल्फेट, एमिनो कैप्रियोइक एसिड या फिर एमनियोडैरोन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, हिपेरिन की टॉक्सिसिटी होने पर प्रोटामीन सल्फेट एज अ एंटीडोट यूज़ किया जाता है। हिपेरिन को हम सब क्यूटेनियस रूट से जनरली एडमिनिस्टर करते हैं और इसे लगाने के बाद कभी भी इंजेक्शन साइट पर मसाज नहीं करनी चाहिए। अगर कोई क्लाइंट वॉरफेरिन ड्रग ले रहा है जिसे आप काउमेडिन के नाम से भी जानते हैं, तो इस ड्रग को लेने के कारण यदि टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आएँ तो इसके मैनेजमेंट के लिए विटामिन के को एज अ एंटीडोट इस्तेमाल किया जाता है। वॉरफेरिन ओरल रूट से ली जाने वाली एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है। इसके अलावा यहाँ पर बताई गई एमियोडैरोन, इसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। एमियोडैरोन, एमियोडैरोन एक एमरजेंसी ड्रग है जो कि एंटी अरिथमिक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल की जाती है।
यानी अचानक किसी पर्सन में हार्ट बीट्स इरेगुलर हो जाएं तो उसे मैनेज करने के लिए एमियोडेरोन का इस्तेमाल किया जाता है। इरेगुलर हार्ट बीट का एग्जाम्पल की बात करें तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ इवैक्यूएंट एनीमा यूज्ड इन अडल्ट इज। इवैक्यूएंट एनीमा और रिटेंशन एनीमा क्या है और इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको बताना है कि अगर किसी क्लाइंट में आप किसी अडल्ट क्लाइंट में आप इवैक्यूएंट एनीमा यदि लगाते हैं तो कितना अमाउंट एनीमा का आपको इस्तेमाल करना होगा। 250 to 500 ml, 500 to 1 लीटर, 1 लीटर to 1.5 लीटर या फिर 1.5 to 2 लीटर्स। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 500 to 1000 ml। इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन है, अगर इवैक्यूएंट एनीमा आप किसी बच्चे में लगा रहे हैं तो कितना फ्लूइड इस्तेमाल करेंगे आप। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इवैक्यूएंट एनीमा जनरली वाटर बेस्ड फॉर्मूला पर तैयार किए जाते हैं। ये फीसेस में, स्टूल में वाटर कंटेंट को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। जब भी अडल्ट में आप इवैक्यूएंट एनीमा दें तो 500 से 1000 ml फ्लूइड इस्तेमाल करेंगे आप, और जब चाइल्ड के अंदर एनीमा लगाएंगे तो 250 से 500 ml फ्लूइड इस्तेमाल करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अ नेफ्रेक्टोमी a client arrives in post anesthesia care unit in supine position. Which action should the employed by the nurse to assess client for signs of hemorrhage? किसी पेशेंट में नेफ्रेक्टोमी सर्जरी की गई। अब इस पेशेंट को पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट यानी PACU में लाया गया है। इस पेशेंट में कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। इस चीज़ के असेसमेंट हेतु कौन सा साइन एज अ नर्स आप चेक करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं, टर्न द पेशेंट टू ऑब्जर्व द ड्रेसिंग, हम इस पेशेंट को टर्न करेंगे, उसकी पोजीशन चेंज करेंगे ये देखने के लिए कि कहीं उसकी ड्रेसिंग गीली तो नहीं है ब्लड से। ऑप्शन 2, प्रेस द क्लाइंट्स नेल बेड टू असेस कैपिलरी रिफिल, हम इस पेशेंट के नेल्स पर प्रेस करके कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करेंगे। ऑप्शन सी, ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर हिमोप्टाइसिस व्हेन सक्शनिंग, जब आप पेशेंट में सक्शन करेंगे तो पेशेंट के कफ के साथ ब्लड तो नहीं, इस चीज़ का असेसमेंट करेंगे। या फिर मॉनिटर द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर फॉर रैपिड इंक्रीज, हम इस क्लाइंट के ब्लड प्रेशर में कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं है, ये चीज़ चेक करेंगे। कौन सी फाइंडिंग यहाँ पर हेमरेज या ब्लड लॉस को बताती है, ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में जो वर्ड दिया गया था उसे समझते हैं। पेशेंट में नेफ्रेक्टोमी प्रोसीजर किया गया है, नेफ्रेक्टोमी सर्जरी की गई है। नेफ्रेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी, यानी सर्जरी के द्वारा किडनी का रिमूवल जो है नेफ्रेक्टोमी कहलाता है। नेफ्रेक्टोमी शब्द में दो वर्ड्स हैं, नेफ्रो जिसका मतलब है किडनी, और एक्टोमी वह शब्द है, वह सुफिक्स है जो किसी भी शब्द के पीछे लग जाए तो इसका मतलब होता है रिमूवल। तो नेफ्रेक्टोमी इज़ अ रिमूवल ऑफ किडनी। अब इस पेशेंट की आपने किडनी निकाल दी और इसे पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में लाया गया है। इस पेशेंट में सर्जिकल साइट से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, इस चीज़ को पता करने के लिए हम पेशेंट को करवट दिलवाएंगे, हल्का सा टर्न करेंगे
और देखेंगे कि इस पेशेंट की ड्रेसिंग गीली तो नहीं है। पेशेंट की जब किडनी निकाली जाती है तो उसमें जो कट लगाया जाता है, जो इंसिजन लगता है, वो हल्का सा लेटरल और पोस्टीरियर साइड में होता है। और पेशेंट अगर सीधा सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है मान लीजिए, और पेशेंट के अगर इस एरिया से लेटरल साइड से ब्लीडिंग होगी तो सारा ब्लड पेशेंट के बेड के ऊपर, पेशेंट की कमर के नीचे इकट्ठा हो जाएगा। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम पेशेंट को हल्का सा करवट दिलाएंगे, और करवट दिलाने के बाद नीचे देखा जाएगा ब्लड तो नहीं है, उसकी ड्रेसिंग पर देखा जाएगा कि वहाँ ब्लड तो नहीं है। इस प्रकार से हम ब्लीडिंग को असेस करते हैं। अगर किसी भी पेशेंट के आप नेल को प्रेस करके कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करते हैं तो इससे आप पेरिफेरल परफ्यूजन को चेक कर रहे हैं, यानी पेशेंट के बॉडी के अंतिम हिस्सों पर, छोर वाले हिस्सों पर, पेरिफेरी रीजन पर ब्लड सप्लाई पहुंच रही है या नहीं, इस चीज़ का असेसमेंट करने के लिए कैपिलरी रिफिल टाइम देखा जाता है। सो ऑप्शन 2 इनकरेक्ट। पेशेंट में कफ के साथ ब्लड आना, हीमोप्टाइसिस, कहीं भी किडनी रिमूवल से संबंधित नहीं है। सो ऑप्शन इनकरेक्ट। इसके अलावा जब भी पेशेंट के अंदर ब्लड लॉस होता है, हैमरेज होता है, तो उस समय जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा आपको डिक्रीज मिलेगा, ना कि इंक्रीज नहीं होता। ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है ब्लड लॉस के साथ, लेकिन जो पल्स रेट होती है वो ज़रूर इंक्रीज होती है। जैसे ही पेशेंट में ब्लीडिंग हुई, ब्लड लॉस हुआ, तो पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हार्ट तेजी से बीट करेगा ताकि वो कम ब्लड जो अवेलेबल है उसे पूरी शरीर की ज़रूरत पूरी करने के लिए लगातार पंप करता रहे। तो हार्ट रेट बढ़ेगी, लेकिन जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है, इसलिए जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, विच क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स मे बी यूज्ड इन चिल्ड्रन टू ट्रीट एन्यूरेसिस। अगर किसी क्लाइंट में एन्यूरेसिस कंडीशन है तो उसके इलाज के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, मेजर ट्रैंक्यूलाइजर्स, एंटी एंजाइटी एजेंट्स, हिप्नोटिक्स। The right answer is option A, tricyclic antidepressant। एन्यूरेसिस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें इमीप्रामाइन इम्पॉर्टेंट है। इमीप्रामाइन इज अ ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ड्रग दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एन्यूरेसिस कंडीशन। एन्यूरेसिस कंडीशन क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने यूरिन आउटफ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये कंडीशन एन्यूरेसिस है। अगर कोई पर्सन जिसमें इनवॉलेंटरली यानी बिना उसकी इच्छा के भी यूरिन लॉस होता रहता है तो ये कंडीशन एन्यूरेसिस है, और इसे कंट्रोल करने हेतु हम एंटीडिप्रेसेंट ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरबोर्न प्रिकॉशंस फॉर अ पेशेंट विथ पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस हैज़ टू बी टेकन अंटिल। किसी क्लाइंट में जिसे टीबी है उसकी केयर के दौरान एयरबोर्न प्रिकॉशंस कितने समय तक इस्तेमाल करना आवश्यक है? जब तक ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट नेगेटिव ना आ जाए, पेशेंट में जब तक डिजीज़ पूरी तरह से हट ना जाए, पेशेंट के स्पूटम में जब ट्यूबरकल बेसिलाई एब्सेंट हो, या फिर जब पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। टीबी पेशेंट की केयर के दौरान आपको कब तक मास्क लगाना है यानी एयरबोर्न प्रिकॉशंस रखने हैं, ये आपको बताना है। The right answer is option C, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बैक्टीरिया जो कि एसिड फास्ट बेसिलाई है। इस बैक्टीरिया का जब तक स्पूटम कल्चर
फुली नेगेटिव ना आ जाए तो तब तक आपको एयरबोर्न प्रिकॉशंस रखने हैं। जब तक स्पूटम कल्चर रिपोर्ट एसिड फास्ट बेसिलाई यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की नेगेटिव ना आ जाए तब तक आपको एयरबोर्न प्रिकॉशंस रखने हैं। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द थर्ड पोस्टपार्टम डे द नर्स वुड एक्सपेक्ट द लोकिया टू बी। डिलीवरी के बाद तीसरे दिन किस प्रकार का लोकिया देखा जाता है? रुब्रा, सिरोसा, अल्बा, स्कैंट। The right answer is option A, it is called rubra. डिलीवरी होने के बाद यानी पोस्टपार्टम पीरियड में वेजाइना से डिफरेंट कलर के फ्लूइड डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पर देखने को मिलते हैं। इन्हें ही हम लोकिया के नाम से जानते हैं। इसमें ब्लड सेल्स, सेल डिबेरिस, शेड ऑफ लेयर्स आदि मिक्स होती हैं। एग्जैक्टली यहाँ बात की जाए तो इनके टाइप्स की, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रीवियस एग्ज़ाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिलीवरी के बाद जो लोकिया होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले है लोकिया रुब्रा, फिर आता है लोकिया सिरोसा, फिर आता है लोकिया एल्बा। इसे याद रखने के लिए, इसके सीक्वेंस को याद रखने के लिए आप RSA या इसे रसा नाम से याद रख सकते हैं। बिकॉज दे लाइक लिक्विड, सो वी कैन कॉल इट एज रसा और RSA। जो लोकिया रुब्रा है वो डिलीवरी के बाद पहले 3 से 4 दिन तक देखने को मिलता है और इसका जो कलर है ब्राइट रेड से डार्क रेड के बीच हो सकता है। लोकिया रुब्रा पहले 4 दिनों तक आने वाला वेजाइनल फ्लूइड है जो कि ब्राइट रेड या डार्क रेड कलर तक हो सकता है। फिर हम बात करते हैं लोकिया सिरोसा सेकंड। ये 4 से 10 दिनों के बीच में आने वाला फ्लूइड है, ब्लड है। इसका कलर पिंकिश ब्राउन होता है। लास्ट आता है लोकिया एल्बा। ये लोकिया 10 दिन के बाद शुरू होकर 28 दिनों तक रहता है। इसका कलर वाइटिश येलो होता है, यानी कि इसके अंदर जो ब्लड कंपोनेंट है वो लगभग अब एब्सेंट हो चुका है। टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट फॉर योर रिवीजन। ग्राफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द साइलेंट फीचर्स ऑफ लेबर या डिलीवरी कैसी है, इस चीज़ को असेस करने के लिए इसके साइलेंट फीचर्स का रिकॉर्डिंग किसी ग्राफिक मेथड से किया जाए तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? कोलेंजियोग्राफी, सर्वाइकोग्राफ, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, पार्टोग्राफ। The right answer is option D, पार्टोग्राफ। इस पार्टोग्राफ के अंदर 6 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले फीटल हार्ट रेट, एमनियोटिक फ्लूइड क्लियरेंस, सर्वाइकल डायलेशन, स्ट्रेंथ ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, मैटरनल पल्स और ब्लड प्रेशर इंक्लूडेड हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पार्टोग्राफ जो है लेबर के प्रोसेस को रिकॉर्ड करने का ग्राफिकल मेथड है और इसके अंदर 6 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं, इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला फीटल हार्ट रेट, एमनियोटिक फ्लूइड क्लियरेंस, सर्वाइकल डायलेशन, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मैटरनल पल्स, ब्लड प्रेशर, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स नोट्स दैट द न्यूली पोस्टपार्टम क्लाइंट is RH negative
and her baby is Rh positive, which maternal laboratory result would be important to interpret next in determining if the client is candidate for Rhd immunoglobulin? अगर कोई मदर Rh नेगेटिव थी और इस बच्चे में हुआ फीटस Rh पॉजिटिव है, तो इनमें कौन सा ब्लड टेस्ट ये बताएगा कि इसे Rh इम्यून ग्लोब्यूलिन देना चाहिए या नहीं? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, डायरेक्ट कूम, इनडायरेक्ट कूम, बिलीरुबिन। The answer is option C, indirect Coombs test. RH इनकम्पैटिबिलिटी के केस में क्या होता है, किसी RH नेगेटिव मदर में यदि RH पॉजिटिव फीटस है तो मदर की बॉडी इस बच्चे के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार कर लेती है। पहली डिलीवरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो सेकंड बेबी कंसीव होता है उसमें यदि वो बच्चा RH पॉजिटिव है तो मदर की बॉडी में पहले से बनी ये एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा को क्रॉस कर कर बेबी में जाते हैं और उसे डैमेज कर देते हैं। इस कंडीशन को अर्ली स्टेज में ही आइडेंटिफाई करने के लिए इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट करवाया जाता है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन हमें लगती है तो हम तुरंत मदर को डिलीवरी के बाद 72 आवर्स के अंदर रोगम इंजेक्शन देते हैं। Next question, very important. WHO was established on, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष इस्टेब्लिश किया गया था? 14 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1945, 7 अप्रैल 1947। अगर एग्ज़ाम में आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन में लगभग कोई चीज़ सिमिलर दिख रही है तो आंसर मैक्सिमम चांसेस हैं कि उन्हीं में से कोई एक होगा। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। WHO यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाई गई एक एजेंसी है जो कि पूरी दुनिया भर के लोगों की हेल्थ का ख्याल रखती है और विश्व में फैले डिजीज़ेस को इरेडिकेट करने हेतु प्रयास करती है। 7 अप्रैल 1948 को WHO इस्टेब्लिश किया गया और इस दिन को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना की गई थी। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन रिजल्ट्स फ्रॉम डैमेज टू। हमारे शरीर के किस हिस्से में डैमेज के बाद मसल्स कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो जाता है? हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, मिड ब्रेन, सेरिबेलम। व्यक्ति ब्रेन के किस एरिया में डैमेज के बाद लड़खड़ाता हुआ चलता है, सही तरीके से कोई भी कोऑर्डिनेटेड काम या मूवमेंट नहीं कर पाता? प्रीवियस एग्जाम में इससे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर सेरेबेलम में इंजरी हो जाए तो पर्सन कोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट नहीं कर पाएगा, सीधा नहीं चल पाएगा, लड़खड़ाते हुए चलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।